अस्सलाम वालेकुम। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिरी हुई है। मौलाना हबीब साहब के बारे में सुना करता था और अहमदाबाद आना हुआ तो आज तरतीब ऐसी बनी कि पहले से मुझे इस प्रोग्राम के बारे में बहुत डिटेल की जानकारी नहीं थी और जब मुझे अभी देर शाम में पता चला कि तमाम नन्हे फरिश्ते वहां पर इंतजार कर रहे हैं तो फिर मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने कहा कि मैं जरूर हाजिर होऊंगा और उन तमाम तलबा से मुलाकात करूंगा जिनकी दुआओं ने, जिनकी मोहब्बतों ने मुझे इमरान से इमरान प्रताप बनाया है। दोस्तों, पहली बार आपके बीच में आया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोई सियासी गुफ्तगू ना करूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई तालीमी इदारा सियासी गुफ्तगू करने की जगह नहीं होता। हर नेता को इससे परहेज करना चाहिए। नेता के साथ साथ बाकी लोगों को भी परहेज करना चाहिए। मैं यहाँ खाली इस सोच के साथ आया हूं कि मैंने आपके बड़े अवामी जो आपकी खिदमत है उसके बारे में बड़ी तारीफें सुन रखी हैं। कोरोना में आपने बड़ा काम किया, उसके अलावा भी तालीम के साथ साथ आप हेल्थ पर बहुत काम कर रहे हैं। कभी डॉक्टर बेचैन ने कहा था कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। मौलाना साहब, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। वजीर साहब ने और खुसूसी तौर पर याहिया ने, मेरे पुराने जानने वाले हैं ये, और इन्होंने बहुत दबाव डाल के मुझसे कहा कि आपको वहां जरूर चलना चाहिए और मैं हाजिर हो गया हूं। कहां से गुफ्तगू शुरू करूं, कहां से बातचीत शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आते ही जो मोहब्बतें आपने दी और जो तमाम तलबा ने, उनकी आंखों में जो चमक मुझे दिखी, उसे देख करके मैं ये कह सकता हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये जो खुलूस है, ये जो मोहब्बत है, मैं इसको सलाम करता हूं और इस बात का एतराफ भी करता हूं कि मुझे जब भी कहीं भी, मैं पिछले 3 साल से सियासी दुनिया में हूं, सियासी जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन इस दरमियान कहीं भी किसी भी शहर में मुझे जब किसी मदरसे में जाने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि सियासी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा लूं और मदरसे के तलबा के बीच में जाऊं और उनसे मिलूं, उनसे मुखातिब हूं, उनसे दुआएं लूं, उनकी मोहब्बतें समेटूं। उसकी एक बड़ी मासूम सी वजह है। वो वजह यह है कि मेरा कभी किसी मदरसे में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर जो छोटी सी एक सलाहियत रखी थी कि मुझे कुछ कहने लिखने का शऊर दिया था उसने। मैं थोड़ी थोड़ी तुकबंदियां किया करता था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान, और 2010 के आसपास खुदा ने मुझसे एक नज्म कहलवाई मदरसे पर। वो वक्त था जब हिंदुस्तान में एक माहौल बना हुआ था कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो किसी एक को उठाओ और उसके मत्थे सारा कुछ मढ़ दो। मुझे लगा कि मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए। मेरे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म था मशायरों का, तो मैंने मदरसे पर एक नज्म कही। वो जमाना था वही जब मल्टीमीडिया मोबाइल लोगों के हाथ में आ रहा था, सोशल मीडिया जिंदगी में आ रहा था, और उसे एक नज्म ने मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। उस एक नज्म ने न जाने
कितने दिलों को मुतासिर किया, और उन दुआओं का सदका ये रहा कि खुदा ने मुझे पूरी दुनिया में मकबूल किया और मैं एक झटके में इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बन गया। खुदा ने मुझसे बहुत कुछ कहलवाया, बहुत सारी नज़में कहलवाई, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो वो एक नज़्म है, उस नज़्म से जो रूहानी लगाव है मुझे, वो शायद इसलिए है क्योंकि मैंने उस तबके की बात कही थी, मैंने उस तबके का दर्द गाया था, शायद जिनके लिए बोलने से कतराते हैं लोग, बचते हैं लोग। और आप जैसे तमाम जो पीछे बच्चे बैठे हैं, इनकी आंखों में जो खुशी है, मैं उस खुशी को महसूस कर रहा हूं कि आपने किन्हीं लम्हों में अपने मुसल्लों पे बैठ के शायद अपनी दुआओं में एक नाम मेरा भी शामिल किया था, और उस नाम शामिल करने का असर ये रहा कि पिछले 2016 में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती मेरे दामन में डाला। तब भी मैंने पूरे दुनिया में घूम घूम के कहा कि ये अवार्ड मेरी मेहनत और मेरी शायरी की वजह से नहीं मिला है, ये अवार्ड मुझे सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मदरसे के मासूम तलबा मेरे लिए दुआएं करते हैं। और फिर ऐसा लम्हा भी आया कि 2018 में मेरी पहली बार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बुलवाया और जाने के बाद उन्होंने एक लंबी बातचीत में ये कहा कि इमरान, तुम नज़्में पढ़ते हो, नजीब के आंसुओं को अपनी नज़्मों का हिस्सा बनाते हो, पहलू खान के लिए बोलते हो, तबरेज के लिए बोलते हो, हिंदुस्तान में कहीं भी जुल्म है तो उसके लिए बोलते हो, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? इन मसलों के हल निकालने की कोशिश करो। तब मैंने उनसे कहा था कि कैसे हो सकता है, मैं तो चाहता हूं कि हल निकले, इसीलिए तो चीख रहा हूं कि हल निकले। तो उन्होंने बड़े सलीके से ये बात कही थी कि सियासत में आओ, इन तमाम मसलों के हल सियासत से निकलते हैं। और वो दिन कि कुछ महीनों तक मैंने बहुत कशमकश में जिंदगी गुजारी और ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि खुदा चुनता है लोगों को काम लेने के लिए। शायद उसने मेरे हिस्से में ये चीजें लिखी हुई थी और मैं 2019 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ, सियासत में आया मुकम्मल तौर पर, और आज महज 3 साल के सियासी सफर में आपके बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के खड़ा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ है। मैं इसे तस्लीम करता हूं, अलल ऐलान तस्लीम करता हूं, और दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के ये कह सकता हूं कि ये जो तमाम चेहरे हैं, ये जो तमाम आंखें हैं, इनके सीनों में जो कुछ महफूज है, उन तमाम लम्हों के बीच में एक लम्हा शायद मेरे लिए दुआ का आया रहा होगा। मैंने शुरू में ही कहा कि सियासी गुफ्तगू नहीं करना है तो सियासी गुफ्तगू नहीं करना है। आज दिन भर तमाम सियासी प्रोग्राम में रहा, क्योंकि आज राजीव गांधी जी की योम पैदाइश पर हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट खिराज अकीदत के प्रोग्राम कर रहा था। कल हम सारे लोग मरहूम अहमद पटेल साहब के इलाके में उनके गांव जा करके उन्हें खिराज अकीदत पेश करेंगे और फिर उसके बाद वापस दिल्ली लौट के जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरी पिछली 10-12 साल की जिंदगी से वाकिफ हैं। आपने ये देखा है कि मैंने सिर्फ माइक पर खड़े होकर के तकरीरें नहीं की, मैंने सिर्फ माइक पर खड़े होकर के शायरी नहीं सुनाई। जब मुझे ये लगा कि नजीब की एक बूढ़ी माँ अपने आंसुओं के साथ इंडिया गेट पर या जंतर मंतर पर बैठ करके अपने बेटे को पाने की गुहार लगा रही है, तो मैंने सिर्फ शायरों के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के उसको नज्म बना के पेश नहीं किया। मुझे जब ये महसूस हुआ कि नजीब की माँ को मेरी जरूरत है, तो मैं उसके साथ जंतर मंतर पे भी खड़ा रहा और उसके साथ उसके आंसुओं को अपने दामन में समोने के लिए भी खड़ा रहा। जब मुझे ये महसूस हुआ कि पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ को मेरी जरूरत है, तो मैं अपने घर से कई 100 किलोमीटर का सफर करके उस माँ के पास पहुंचा, बार बार पहुंचा। ईद पर मैं उनके लिए जब कपड़े लेके जाता, जब मैं उनके लिए सिवैयां लेके जाता, तो वो दोनों आंखों की नाबीना थी। पिछले कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ, तो वो टटोलती थी, वो देख नहीं सकती थी, तो वो टटोलती थी, तो कहती थी कि मेरा पहलू आ गया क्या।
तब मैं उन्हें अपने सीने से लगा लेता था और मैं कहता था कि मैं पहलू तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके बेटे की तरह ही हूं और मैं आपके लिए ईद पर कपड़े लेके आया हूं, सिवैयां लेके आया हूं। मैंने सिर्फ माइक पर शायरी नहीं की, मैंने कोशिश किया कि मैं जो बातें माइक पर खड़ा होकर कह रहा हूं उसको असल जिंदगी में भी जीने की कोशिश करूं। मुझे झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन यहाँ मेरे कई साथी बैठे हैं जो गवाह हैं इस बात के कि जब तबरेज अंसारी के साथ वो सानेहा हुआ तो हम सिर्फ घर पर बैठ के नज़्में नहीं पढ़ते रहे, माइक पे खड़े होकर तकरीरें नहीं करते रहे। हमारे घर से 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर था, फ्लाइट पकड़ के, फिर नक्सली इलाके से बाई रोड गुजर करके हम तबरेज अंसारी के घर भी पहुंचते थे। हमने कोशिश की कि तमाम उन आंसुओं को अपने दामन में समोया जाए जिनके लिए कोई नहीं खड़ा है, और शायद इन्हीं सब दुआओं की वजह से खुदा ने यहां तक पहुंचाया। तो अब मेरे फर्ज बड़े हैं और मैं यहां आपसे ये वादा भी कर रहा हूं, गुजरात में खड़ा हूं, अहमदाबाद में खड़ा हूं, कि खुदा ने मुझे जिस लायक भी बनाया है, आज पार्लियामेंट में हूं तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि मैं सिर्फ बातें ना करूं, मैं आपके लिए लड़ूं भी, आपके लिए असल जिंदगी में खड़ा मिलूं, आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ता रहूं। और मैं ये वादा कर रहा हूं यहां इस खूबसूरत मकाम पर खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि आप जब भी इमरान प्रतापगढ़ी से कोई तवक्को करेंगे, उम्मीद करेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने। तो आपकी दुआएं रही हैं साथियों, खासतौर से मेरे नौजवान साथियों। मैं आज कई इंटेलेक्चुअल ग्रुप से भी मिल रहा था, उसमें डॉक्टर्स थे, उसमें कुछ वकील थे, उसमें कुछ टीचर्स थे। तब मैंने बड़ी संजीदगी से एक बात कही थी कि मैं ये नहीं कहता कि हर शख्स सियासत में आ जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर शख्स सियासी जरूर हो जाए। ये जो दौर है ये आंख मूंद के घर पे बैठने का दौर नहीं है, ये मुश्किल दौर में जी रहे हैं हम, जब जमहूरियत पर खतरा है, जब आईन पर खतरा है। ऐसे वक्त में आंख मूंद के घरों पे बैठने से, ये सोचने से कि नहीं हम तो महफूज हैं, हम तो सुकून की रोटी खा रहे हैं, काम नहीं चलेगा। कभी नवाज भाई ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस वक्त खामोशी के साथ नहीं बैठा जा सकता, हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, सड़क पर भी और संसद में भी आपके जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई है, इन तमाम बुनियादी मुद्दों पर हम वहां पर लड़ रहे हैं और उसके लिए हमें आपकी दुआ की भी जरूरत है। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर आपको भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बिना एकजुट हुए नहीं लड़ी जा सकती। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप अपनी कोशिशें थोड़ी सी बड़ी करिए। और मौलाना साहब आपकी तो बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, समाजी भी, सियासी भी, तरह तरह से अलग अलग लोगों ने तारीफें की हैं। तो आपका दायरा बहुत वसी है, इस वसी दायरे में मैं खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि आप अपनी सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल करिए और दुआ भी करिए कि मुल्क से नफरतें खत्म हो, क्योंकि हालात साजगार तो नहीं है, इससे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। और अपनी कोशिशों को छोटा मत समझिए, ये मत सोचिए कि हमारी छोटी सी कोशिश से क्या हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था और अक्सर मैं ये बात कोट भी करता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल धू-धू करके जल रहा था, जिस तरह इस वक्त मुल्क में नफरत की आग लगी है। एक नन्ही सी गौरैया, जो छोटा सा परिंदा होता है, वो अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, रो रही थी।
एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई कि वो उड़ के पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब पर गई और अपनी चोंच में, नन्हे से चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी, 2 बूंद पानी, वो भर करके दहकती हुई आग के ऊपर आई और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर चोंच में 2 बूंद पानी लेकर के आई, पानी छोड़ दिया। फिर गई, फिर 2 बूंद पानी लेकर के आई, पानी छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के जंगल की डाल पर बैठकर सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उस गौरैया से कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाइए। गौरैया ने उस अजगर से कहा कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का शायद कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो मैं आपसे भी ये कहने आया हूं कि इस मुश्किल वक्त में अपनी जिम्मेदारियां समझिए। मेरी नई नस्लों, आपसे खुसूसी तौर पे ये कह रहा हूं कि साजिशें बहुत बड़ी हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। कभी तमाम सियासी बातें तो होती रहेंगी, फिर आना होता रहेगा, बार बार आना होता रहेगा। पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, ये मैं आपसे कह रहा हूं। मुश्किल वक्त है, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि जब वक्त मुश्किल होता है तो मुश्किल वक्त हमेशा मजबूत आदमी पैदा करता है और मजबूत आदमी आसान वक्त पैदा करता है। तो उसी मजबूती के साथ आसान वक्त पैदा करने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उस जद्दोजहद में मेरी नई नस्लों, आपको मेरा साथ भी देना पड़ेगा। मैं छोटी सी नज्म सुना दूं, नहीं सुनाऊंगा तो अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। आप भी कहेंगे कि आए और सिर्फ तकरीर करके चले गए। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ तकरीरें ना हो मुल्क में, क्योंकि हबीब जालिब ने कह दिया है, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तो आप तो गुजरात से हैं, आप तो भाषण और तकरीरें सुनने के एक्सपर्ट हैं, बहुत सुना है आपने, यहीं से पैदाइश हुई है। तो गुजरात वालों, आपसे क्या कहना है? आप ऐसे शहर से हैं, आप ऐसे सूबे से हैं कि जहां माल है या नहीं है, लेकिन अगर उसकी पैकिंग बेहतर करके बेचने का हुनर किसी को आता है तो वो आपके आंख वाले को ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप समझदार लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। अभी तो अग्निवीर भी बना रहे हैं, वो उन्होंने एक नई स्कीम लाई है अग्निवीर बनाने के लिए, सेना में अग्निवीर भर्ती होंगे। हालांकि उसकी पहली खेप जो निकली वो बिहार से निकली। पता चला कि शहनवाज हुसैन साहब जो बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो जब टेक ऑफ किया, उन्होंने वो एक इंटरव्यू दे रहे थे चैनल में कि मैंने टेक ऑफ किया तो मैं उद्योग मंत्री था और लैंड किया तो सरकार ही नहीं थी। तो वो पहले अग्निवीर हैं भारत के, मैं ये मानता हूं। उनके साथ और भी कई मिनिस्टर अग्निवीर हो गए हैं। तो आप अच्छे लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपसे सियासी गुफ्तगू नहीं करना है, लेकिन कभी कभी शायर अंदर का जाग जाता है तो फिर इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। मैं एक छोटी सी नज्म आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आपसे विदा दूंगा। बहुत खुलूस से बैठे हुए आप लोग, एक बहुत छोटी सी नज्म सुनाता हूं कि जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। तो यहाँ वहां चारों तरफ जो ये आवाम है, मैं इससे थोड़ा बेदार करने की कोशिश करता हूं कि जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। जो जुल्म की नाव डुबोएगा उभरेगा समंदर, सब्र करो। जो जुल्म की नाव डुबोएगा
बहेगा समंदर सब्र करो, फिर सारी दुनिया जीतेगा आएगा सिकंदर सब्र करो। जो सारी दुनिया जीतेगा आएगा सिकंदर सब्र करो। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तूल झार है बौछारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तूल झार है बौछारों में। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तूल धार है बौछारों में। हम बीच भंवर के पासी हैं, क्यों ढूंढे हमें किनारों में। अगला जो मिसरा है पुकारता है आपको। हम बीच भंवर के पासी हैं, तू ढूंढे हमें किनारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में। आपके जज्बे को सलाम करता हूं। बड़े खूबसूरत नारे लगाए हैं हजरत ने। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि हम तो अल्लाह ऐलान दुनिया में दुआ करते हुए घूम रहे हैं। हम तो जा रहे हैं लोगों के बीच में ये कह रहे हैं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, हर घर तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव अच्छी बात है, मनाया जाना चाहिए। 75 साल हुए हैं तो महोत्सव तो मनाया जाए। लेकिन आजादी का जब अमृत महोत्सव मने तो अमृत आजादी का जो अमृत है वो ऐसे गुनहगारों को न पिलाया जाए जिनके ऊपर कहीं कोई बहुत बड़े 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 गुनाह हैं। मुझे खुशी है कि मदरसे के तमाम तलबा, हिंदुस्तान भर के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों ने एक चीज तो की। मैं पिछले 5-6 साल से ये काम कर रहा हूं। तमाम जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते होंगे। मैं अक्सर लोगों के बीच में जाके कहता था कि 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए तो उठाइए अपने हाथ में तिरंगा, जश्न मनाइए आजादी का। वो आजादी जिसको हासिल करने के लिए आपके पुरखों ने, आपके बुजुर्गों ने, उलेमाए दीन ने अपनी लाशें बिछा दी, जिसे आपके पुरखों ने हासिल किया, छीना अंग्रेजों से, तिरंगियों से। उसका जश्न मनाओ, अल्लाह ऐलान मनाओ। और जश्न मनाते हुए, राष्ट्रगान पढ़ते हुए, हाथ में तिरंगा लिए हुए तस्वीरें खिंचवाओ और उन तस्वीरों से सोशल मीडिया को पाट दो।
और आपको सलाम करता हूं कि आपने पिछले कई साल से इस बात पे अमल किया। आपके साथ एक मसला यह है कि हमारी पूरी नस्ल के साथ एक मसला यह है कि हमें दिखावा नहीं आता। हमारे दिल में जो मोहब्बत है हम उसे नहीं दिखा पाते। हमारे दिल में जो वतन के लिए मोहब्बत है उसका भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। लेकिन ये दौर ऐसा है कि यहाँ तो झूठ बोल बोल करके इतने सलीके से पैकेजिंग की गई अपनी चीजों की के आप क्या ही समझे। मैं उस दिन पार्लियामेंट में था तो एक मसले पर हमारे देश के वजीर आजम साहब बोल रहे थे तो किसी ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप इस तकरीर पर क्या कहेंगे। तो मैंने कहा भाई वो मुझे तो किसी का एक शेर याद आता है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो ये दौर ऐसा है कि आपको अपनी सच्ची चीजें भी अलग ऐलान दिखानी पड़ेंगी। और इस बार जब ये ऐलान हुआ आजादी के अमृत महोत्सव का तो तमाम सरकारी लोग सरकारें अमृत महोत्सव मनाती रही, लेकिन पूरा अमृत महोत्सव अगर लूट के कोई ले गया तो आपको याद होगा मेवात के किसी एक मदरसे के बच्चों का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो एक हाईवे पर दौड़ रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर के। वो वीडियो ऐसा वीडियो था, उसका विजुअल ऐसा विजुअल था कि उस एक वीडियो ने पूरी अमृत महोत्सव को, जिसे कहते हैं ना कि उसका जश्न पूरा अपने नाम कर लेना, तो वो तलबा नहीं किया, वो मदरसे के बच्चों ने ही किया। तो मैं ऐसे बच्चों को सलाम भी करता हूं। और अभी जिस एक मेरी इस नज्म के एक बंद का जो जिक्र कर रहे थे, मैं उस बंद को भी खुलूस के साथ सुनाता हूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। कभी कभी सवाल होता है ना, और जब मैच होता है पड़ोसी देश से और आपके देश में, तब खासतौर से सवाल होता है। मुझे तो इनबॉक्स में कई मैसेजेस आते हैं कि अरे आपका तो नाम भी इमरान है, आप बताइए वतन परस्ती सबूत दीजिए। तब मैं ज्यादा उनसे उलझता नहीं हूं, पलट के तस्वीर भेजता हूं। वो तस्वीर वो होती है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई एक भाई हज करने गया हुआ है, वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने अपने हाथ में तिरंगा लिया हुआ है। मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूं और नीचे से इतना लगता हूं कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई ये तस्वीर देख, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। तब मैं ये बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन
मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहाँ गुजरात कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के हमारे स्टेट चेयरमैन वजीर पठान साहब हैं, इम्तियाज कादरी साहब हैं, शहनवाज शेख हैं, निजामुद्दीन राइन साहब हैं, लियाकत साहब हैं, याहिया साहब, मोहम्मद अहमद शाकिर साहब, अनुरोध ललित जैन जी जो अल्पसंख्यक विभाग के यहाँ पे प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के हमारे जो मोतबर जिम्मेदार साथी यहाँ बैठे हैं, उन सबको, उमैर साहब हमारे यहाँ बिहार से बैठे हुए हैं, तो लगभग पूरा हिंदुस्तान आज इस डाइस में मौजूद है। मैं आप सबसे आखिर में बस इतना कहूंगा कि आंख कान नाक खोलिए, सियासत में आइए ना आइए लेकिन सियासी जरूर होइए, और सियासत के गुना गणित को भी समझिए। लड़ाई बहुत बड़ी है, मकसद बहुत बड़ा है, और जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। हम भी कुर्बानी दे रहे हैं अपना चैन सुकून किनारे रख करके। बड़ी खूबसूरत सी जिंदगी थी, शोहरत मोहब्बत दौलत सब कुछ और सुकून सब कुछ था। यहाँ आकर के कुछ चीजें बढ़ी तो सुकून चला गया। शहर दर शहर घूमता हुआ लोगों को एकजुट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुल्क में आईन बचा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुल्क में जमहूरियत बची रहे, जिसका ख्वाब हमारे पुरखों ने देखा है। ये इस्तकबालिया प्रोग्राम है, यहाँ कोई सियासी गुफ्तगू का मकसद नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके मसलों पर सड़क पर बोलना हो या संसद में बोलना हो, इमरान प्रतापगढ़ी को आप कभी भी कमजोर नहीं पाएंगे। ये इमरान प्रतापगढ़ी का आपसे वादा है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने आज इतनी ताकत जरूर दे दी कि सीधे मुल्क की पार्लियामेंट में बिठाया और सीधे राज्यसभा में बिठाया। 5 साल के लिए सांसद नहीं बल्कि 6 साल के लिए सांसद बनाया। तो अपर हाउस में बैठ करके पूरी जिम्मेदारी से, जिस तरह मशायरों में आपकी आवाज बन के बोला करता था, मैं कोशिश करूंगा कि वहां भी आपकी आवाज बन करके बोलता रहूं। मौलाना हबीब साहब को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर काम करें। और वजीर पठान साहब का सपोर्ट करिए, क्योंकि हमने इन पे एतबार जताया है और इन्हें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां मिली हुई हैं गुजरात कांग्रेस की, तो इन पर भी बड़ा बोझ है और इनकी बड़ी जवाबदेही भी है। तो आप जैसे जिम्मेदार लोग इनका साथ देंगे तो इनके हाथ मजबूत होंगे, और इनके हाथ मजबूत होंगे तो इमरान प्रतापगढ़ी के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी के हाथ मजबूत होंगे, सोनिया जी के हाथ मजबूत होंगे, प्रियंका जी के हाथ मजबूत होंगे। आखिर में बस आपसे विदा ले रहा हूं। वो भी न सुनाने, अच्छा वो भी सुना, सुनाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आप लोग जो है अब दिन में कई जगह भाषण देना पड़ता है। अच्छा, हर भाषण के बाद सोचता हूँ छुट्टी मिल जाएगी, तो छुट्टी मिलती नहीं है। आप सब इसी तरह से हुक्म देने लगते हैं कि नहीं कुछ ना कुछ आपको सुनाना पड़ेगा, तो सुनाना भी पड़ता है। मैं थोड़ा कुछ और सुना देता हूँ। एक नज़्म सुनाता हूँ, आपने बहुत जो सुना है उसे सुनने के बजाय कुछ ऐसा सुनिए जो नहीं सुना है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। 15 अगस्त को आप सब देख रहे थे कि लाल किले की दीवार थी और उस दीवार से भाषण चल रहा था जो मुसलसल मिनटों चला, जहां नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें हुई, और दोपहर होते होते उस भाषण का असर ये रहा कि आपके सूबे में ही नारी सुरक्षा और नारी सम्मान पर बात करने वाले उस भाषण का असर ये रहा कि 11 ऐसे आरोपी सरकारी रिहाई पर बाहर आ गए जिन्हें रिहाई नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो जो लाल किला है और उस लाल किले की दीवारें हैं,
वो दीवारें क्या सोचती होंगी जब इस तरह की तकरीरें सुनती हैं। कई कई पीढ़ियों से तकरीरें सुनती आ रही हैं वो दीवारें। और फिर बीच में ऐसा भी हुआ था कि जब एक प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपने देखा था कि एक झंडा लगा दिया गया था लाल किले पर। तो उस दौरान मैंने एक नज्म कही थी जिसका उन्वान है लाल किला। तो आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। और फिर आखिर में जाते जाते मैं उस नज्म का एक बंद सुना दूंगा। मैं लाल किला हूँ, लाल किला बोले तो शायद यूं बोले, मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। सुनेगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मैं लाल किला हूँ हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। तामीरे कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तामीरे कामयाब मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ गिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अगला बंद सुनिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब तैयार है ना? मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। माशाअल्लाह, वाह। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल
किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। नए नए लोग निकल आते हैं जो बताते हैं कि नहीं, लाल किले का भी नाम बदल जाए, यहाँ का भी नाम बदल जाए, वहां का भी नाम बदल जाए। तब लाल किला बोलता है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। तैयार है ना अगले मिसरे पे? बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छे। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहिएगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह हमेशा सलामत रखे आपकी आवाज़ को, आपको, और हर तरह की मुसीबतों से, आप आफात व बलाओं से आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह। मुकर्रमी सामीन, एक खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, एक खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं कि शालों के जरिए एक तिरंगे की शक्ल दी जा रही है। इसको मुकर्रमी सामीन कहते हैं बेहतरीन और कामयाब एक मुनज़्ज़िम, जो हर तरह से कामयाबी अपने मजलिस को पेश करने की हिम्मत और ताकत रखता है। क्या करूं मैं तेरी मासूम मोहब्बत पे निसार, मेरे कब्जे में तखय्युल के सिवा कुछ भी नहीं है। और मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी से कहेंगे कि शराबे कोहन फिर पिला साफिया, वही जाम गर्दिश में ला साफिया। बहुत शुक्रिया हजरत ने, हजरत भी सारा इंतजाम करके रखते हैं माशाल्लाह। ये अब समझ में आया वजीर साहब इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे, और ये भी समझ में आया कि कई लोग ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे थे। हजरत के पास सारे माशाल्लाह। हजरत से देर से मिला मैं, पहले मिलना चाहिए था इनसे। देर से क्यों मिला, हजरत की तरफ से कमी रही होगी। मैं तो हर अच्छे इंसान को तलाश रहा हूँ कि हर अच्छा इंसान मिल जाए जल्दी से जल्दी। इमरान भाई, जब भी मिलता है उसके मिलने का अंदाज जुदा होता है। चांद 100 बार भी निकले नया होता है। माशाल्लाह, बड़ा सेहतमंद चांद है। अल्लाह उन्हें और सेहतमंद रखे। और 14वीं का चांद बता रहे हैं, हम तो कम से कम 30वीं का समझ रहे हैं। 14वीं का चांद इतना ताकतवर, इतना तंदुरुस्त नहीं होता। अल्लाह लंबी हयात दे। और यकीनन मैं तो हमेशा लोगों से एक बात कहता हूँ कि हमारी इस नस्ल को, जो हमारी ये जो पीढ़ी है पूरी, इसे हर तरह से, इसी तरह से, हर तरह से और इसी तरह से होशियार समझदार होना पड़ेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल
हूँ, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। मेरे हजरत ने तिरंगा उड़ाया है तो अब इसका हक भी अदा करना पड़ेगा। और इस तीन रंगों में इतनी ताकत है, और मुझे तो खुशी है कि मैं जिस पार्टी से आता हूं उसके झंडे में भी तीन ही रंग है, और वही रंग है जो तिरंगे का रंग है। तब मैं एक नज़्म आपको आखिर में सुनाता कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, बहुत अच्छे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। हिंदुस्तान 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 नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है, पास हम सब के है बस फकत हौसला, और तेरे पास काला ये कानून है, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आपको याद होगा एक कानून आया था NRC CA और इस तरह के जब कानून आए थे तो मैंने एक बंद कहा था इस नज़्म में कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था, जैसा बिल लेके आए हो तुम आजकल, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था। बहुत अच्छे। कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। और जाते जाते आखिर में ये जो तीन रंग हैं, इन तीन रंगों से ही मिलकर हिंदुस्तान बनता है, और इन तीन रंगों को सहेजने की, संवारने की बड़ी जरूरत है, इसे बुलंद रखने की बहुत जरूरत है। तब इमरान बोल रहा है, अलल ऐलान बोल रहा है, और इमरान बोल रहा है तो समझो कि पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया,
दंगा ही दंगा दिया तुमने भारत को, दंगा ही दंगा दिया तुमने, एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं इस इस्तकबालिया प्रोग्राम में आकर के आपकी मोहब्बतें समेट करके बेहद खुश हूँ, और मौलाना हबीब साहब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए, शुरू में ही मैंने कह दिया था कि आज कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होनी है, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि मौलाना साहब आप वजीर साहब को पसंद करते हैं, वजीर साहब आपके साथ ही हैं, तो वजीर साहब के हाथों को मजबूत करिए, हाथ मजबूत होगा देश मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।